हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष और आप देख रहे हैं द केम वे। नो एनी वे, ओनली द केम वे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लें कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं कैसे बने हैं, उनकी क्या क्या किस लॉ से बने हैं, ये सारे लॉ को जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, ये 5 लॉ हैं, ठीक है। 5 साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसको याद करने के लिए आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है साइंटिस्ट का नाम याद करने में। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, तो उस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको लेवासियर साहब ने दिया था। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, प्राउड सर ने दिया था। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन, इसको रिचर्ड सर ने दिया था 1792 में। और फिफ्थ है गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको गै-लुसैक्स सर ने 1808 में दिया था। अब जैसे 5 लॉ दे रखे हैं, इसको कैसे हमको याद करने हैं, तो देखिए L P D R G 5 साइंटिस्ट हैं, सबके हम लोगों ने फर्स्ट लेटर ले लिए। लालू प्रसाद दिन रात गाना गाते, ठीक है। तो आप लोग इससे ये कोरिलेट कर पाओगे। L से लेवासियर, P से प्राउस्ट, D से डाल्टन, R से रिचर्ड, G से गै-लुसैक। लालू प्रसाद दिन रात गाना गाते, ये आप लोग ट्रिक नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक लॉ को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो जो लॉ बताता है तो कैसे कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है, इसी को हम बारी बारी से एक एक लॉ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है भाई? कंजर्वेशन का मतलब प्रिजर्व, मतलब सुरक्षित रखना। तो अगर किसी मास को किसी रिएक्शन के दौरान अगर सुरक्षित रखना है, तो कैसे ये लॉ अप्लाई होगा, इस को देख लेते हैं। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। अब इस डेफिनेशन को आप लोग धीरे धीरे करके पॉज करके आप वीडियो लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी डेफिनेशन दे रखे हैं, और हो सके तो आप वीडियो में जो लिंक दिया रहेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से भी आप लिख सकते हो, नोट्स मिल जाएगा आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको लेवाजियर साइंटिस्ट लेवाजियर ने दिया था। अब देखिए, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि मान लो कोई सा भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, तो जो हमारा रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। अब कार्बन कितना होता है भाई? कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 2 जा 32, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 12 + 32। अब इसको भी ऐड कर दो,
12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। इधर कितना हो जाएगा? ये भी 44 ग्राम। तो इस रिएक्शन से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन से हमको ये समझ में आ रहा है, जो रिएक्टेंट साइड में जितना अमाउंट है उतना अमाउंट किधर है? उधर उतना अमाउंट प्रोडक्ट साइड में भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा रूल फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो हमारा मास है कंजर्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में भी 44 ग्राम है और प्रोडक्ट में भी 44 ग्राम अमाउंट है, हमारा मास है। ठीक है, तो ये लॉ हमारा समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसको मैंने हीट किया तो वो CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब देखिए कैल्शियम कितना होता है भाई? कैल्शियम का अब देखो इसका टोटल मास हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम कितना होता है? 20 टू जा 40 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 प्लस, अब देखो कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 16 टू जा 32। तो हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 2 2 4 6। इसको भी टोटल आप लोग कर लोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या प्रूफ हो रहा है कि जितना हम लोग रिएक्टेंट में ले रहे थे मास, ठीक है ना, जितना हम लोग रिएक्टेंट में मास ले रहे थे, जैसे देखो इसमें क्या कह रहा था? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये हमारा केमिकल चेंजेस था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर भी 100 ग्राम है, इधर भी 100 ग्राम है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो आप कहोगे कि मैं और कोई एक्सपेरिमेंट करके बताइए, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आप कोई एक ऐसा फ्लास्क ले लीजिए, फ्लैट बॉटम का, ठीक है, और इसमें सैंड बिछा लीजिए, बालू, ठीक है, सैंड बिछा लिया इसमें। ये क्या है? सैंड। अब इस पे हम लोगों ने फास्फोरस रख दिया। मान लीजिए फास्फोरस रख दिया। अब इसका जो माउथ है इसको मैंने क्लोज कर दिया, कॉर्क से क्लोज कर दिया, टाइटली क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने वेट कर लिया। अब इसका मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने? एक फ्लास्क ले लिया जिसका बॉटम क्या है? फ्लैट है, और उसमें मैंने पहले सैंड लिया, उसके बाद से फास्फोरस के टुकड़े ले लिए। ठीक है, फास्फोरस ले लिया हमने। अब उसके बाद उसको मैंने बर्नर पे हीट कर दिया। तो इसमें फ्यूम आने लगेंगी, फ्यूम। अब देखिए ये जो फ्यूम है P2O5 का, ठीक है। अब ये P2O5 का फ्यूम बन गया। अब मान लो जब मैंने हीट किया तो ये रिएक्ट कर गया कि नहीं कर गया? तो अब ये P2O5 की गैस बन गई हमारी। अब हम फिर इसका जब ठंडा हो जाए तो फिर इसको वेट कर लेते हैं। तो बाद में देखते हैं कि जितना पहले वेट था उतना भी आज भी अभी भी उतना ही वेट है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा प्रूफ होता है। मान लो कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रोजन टाइप की ट्यूब ली थी, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट।
लैंडोल्फ एक साइंटिस्ट थे, लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के नाम पे है ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन टाइप की ट्यूब ले ली, हाइड्रोजन टाइप की ट्यूब ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन टाइप की ट्यूब ली भाई। अब क्या किया, इसमें दो सॉल्यूशन भर लेते हैं अलग अलग टाइप के, सॉरी इसमें इसमें NaCl सॉल्यूशन भर लिया। इसमें क्या भर लिया भाई, इसमें भर लिया था AgNO3 का सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन भर लिया, और इसमें NaCl का सॉल्यूशन भर लिया। अब इसको वेट कर लिया, ठीक है, और ध्यान रहे, और इसका जो माउथ था, इसका जो ओपन माउथ था, इसको क्लोजली बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, अच्छे से बंद कर दिया, ताकि कोई गैस या मतलब रिएक्ट करके ये बाहर ना जाए। तो अब इसको वेट कर दिया, इसको तौल लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपस में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करेंगे तो अब देखिए ये दोनों सोल्यूशन है भाई, दोनों क्या है, सोल्यूशन है। तो दोनों सोल्यूशन है, तो आपस में जब हम मिक्स करेंगे तो AgNO3 का NaCl के साथ रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बन जाएगा भाई, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, NaNO3। अब देखिए AgCl क्या हो गया, प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का, ये क्या है, ये PPT प्रेसिपिटेट है, और किस कलर का है, वाइट। अब प्रेसिपिटेट तो बन गया, रिएक्शन हो गया। अब फिर से आप इसको वेट कर लो। तो वेट करने के बाद जो हमारा प्रीवियस वेट था, मतलब जो हमने शुरू में जिसका वे किया था, वे करने पे जितना वेट आया था हमारा, फाइनली वे करने पे भी उतना ही वेट आ रहा है। इससे हमको क्या प्रूफ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग जब मैं समझाऊं तो आप लोग पाज करके लिख भी सकते हो, जितनी चीज़ें हैं आप लोग लिख सकते हो। अब बात आती है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको तो मैंने मिटा दिया। अब देखो, ये जो प्रीवियस ये 4 लॉ दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था हमारा, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो और थर्ड क्या लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ये जो फोर्थ लॉ है, मतलब फोर्थ चारों लॉ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 लॉ हैं ये मास डिपेंडेंट हैं, मतलब हम लोग इसमें मास को देखेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ लॉ है, जो फिफ्थ लॉ, जो फिफ्थ लॉ है गैसुलेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फोर्थ, ये शुरू के जो 4 लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ये जो 4 लॉ हैं इसमें हम लोग मास की बात करेंगे। लेकिन जो फिफ्थ लॉ है गैसुलेक्स लॉ में क्या हम लोग बात करेंगे, गैसुलेक लॉ में हम लोग गैसियस मिक्सर लेते हैं
और इसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा, गैसुलेक्स लॉ। अब देखिए जो गैसुलेक्स लॉ है ये कहता है, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ए प्योर केमिकल कंपाउंड always contain same element combined together in the same definite proportion by weight। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कहता है, ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये कहता है कि मान लो जो हमारा कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो चाहे किस सोर्स से लिया गया है इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा उस वेट, मतलब जो कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब जिस रेशियो में मिलके वो बना है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ वाटर, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मैंने ले लिया वाटर, ठीक है, और किसके प्रपोर्शन में रहेगा, मास के। ठीक है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2:16। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो 1:8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है NaCl। तो इसका कितना होता है 23 होता है, और इसका कितना होता है 35.5 होता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1:1.54 आ जाएगा। तो आप देखो ये लॉ जो कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, ये कहता है कि जैसे वाटर या तो नदी का लो, या कुएं का लो, या नल का लो, या वर्षा का पानी लो, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा, हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, हमेशा जो इसका जो मास रहेगा, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। 1:8 के 1:, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया तो 1:54 के रेशियो में हमेशा पाया जाएगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर जो हमने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन की बात की, तो क्या ये बात सब पे लागू होगी। मतलब अगर मैं आइसोटोप्स ले लूँ, जैसे मान लो मैं आइसोटोप्स ले लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, इसके लिमिटेशन की मैं बात करता हूँ। ये जो रूल है हमारा, सेकेंड रूल था, लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो ये रूल कब कब फॉलो नहीं करता है, मतलब इसकी क्या क्या कमियां हैं, उस चीज़ को हम लोग बात करते हैं। तो देखो, मान लो अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं कि नहीं होते हैं, 1H1, 1H1, 1H2, इसी को हम लोग ड्यूटेरियम भी कहते थे, बताइए, और 1H3, इसको हम क्या पढ़ते थे, ट्राइटियम पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। इसका एटॉमिक मास 3 होता था, इसका 2 होता था, इसका 1 होता था। तो ये जो पहला है, इसका लिमिटेशन ये है कि ये आइसोटोप के लिए अप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन जनरल कि आइसोटोप की बात मैं ना करूँ, तो इन जनरल कोई एलिमेंट दिया रहता है तो वो आइसोटोप की बात उसमें हम लोग नहीं करते हैं। उसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर मान लीजिए जो जितने भी आइसोटोप्स वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसका एवरेज मास होता है, इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं केवल आइसोटोप की मैं बात करने लगूँ, ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है, ठीक है, इसमें एटॉमिक मास कितना है, 3 है। तो एक एक बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किसी में 1 इंक्रीज कर जाएगा, किसी 1 में डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ये फर्स्ट लिमिटेशन ये हो गई कि नॉट
applicable for isotopes। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चैप्टर नहीं कहा जाए, जब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो सेकेंड लॉ हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है, इसमें ये कहा गया कि कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। और वो कंपाउंड, अब देखिए जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट मिलके कोई भी कंपाउंड बना सकता है कि नहीं। एक जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लिया। ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी दो एलिमेंट किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक कंपाउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर दो एलिमेंट को उसी प्रोपोर्शन में लेने पे दो अलग अलग कंपाउंड बन गए तो क्या होगा। ये बात आपके जहन में आ सकती है, माइंड में आ सकती है। तो तब ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी क्या कहते हैं हम लोग, आइसोमर्स कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो दूसरा देखो, जैसे अब इसमें हम लोग आइसोमर की बात कर रहे थे, तो दूसरे में जैसे हम लोग लेते हैं C2H5OH एंड CH3OCH3। तो आप लोग देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 कितने हैं, 6 हो गए। इसमें 3 + 3 6 हो गए। ठीक है। ऑक्सीजन 1 दे रखा है, ऑक्सीजन 1 दे रखा है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात की थी, इस लॉ में हम लोगों ने बात की थी कि जैसे कोई दो एलिमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में अगर हो तो जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा या जो कंपाउंड बन रहा है, तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे इक्वल प्रोपोर्शन में ही होंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन भी यहाँ पे 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 6, लेकिन इसमें भी इक्वल प्रोपोर्शन में है, लेकिन 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है। इसमें एक अल्कोहल बन गया, इसमें ईथर बन गया। तो इससे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब आइसोमर के लिए क्या, आइसोमर के लिए भी ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। आइसोमर के लिए नॉट एप्लीकेबल फॉर दी आइसोमर्स। आप एग्जाम्पल फिर लिख लो। एग्जाम्पल क्या था इसमें, C2H5OH एंड क्या था, CH3OCH3। और इसमें क्या था भाई, आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स में जैसे हाइड्रोजन था 1H1, 1H2, 1H3, और भी जितने भी मतलब जो कंपाउंड आइसोटोप से बने होते हैं उसके लिए ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको डाल्टन सर ने दिया था। अब ये थोड़ा डेफिनेशन बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कह ये रहा है कि जैसे मान लो दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर जैसे मान लो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से मिल के एक फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड बनाता है, एक या एक से ज़्यादा बनाता है। तो अगर मैं एक एलिमेंट के मास को मैं फिक्स कर दूं, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका मास भी फिक्स हो जाएगा, एक फिक्स रेशियो में ही होगा। अब जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। जैसे मान लो हम लोगों ने लिया N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5 ले लिया हमने। ठीक है, देखिए N2O लिया, NO लिया, N2O3, N2O4, N2O5 ले लिया। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का मास इसमें कितना है, कितना होता है 14, 14 टू जा 28, इसमें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 4 जा 16 4 जा कितना होगा 64 हो जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने क्या लिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिए, ठीक है, और उसके मास ले लिए। नाइट्रोजन का मास लिया है, ऑक्सीजन का मास लिया है, और इसके मास को हमने लिख लिया। अब आप ये देखो कि जो हमारा डेफिनेशन कहता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। टू एलिमेंट हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखो इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एलिमेंट का मास में आप लिखते चलिए, एक एलिमेंट का मैं मास फिक्स कर दूंगा, तो दूसरे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक एक सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो में क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स। अब देखिए हम लोग एक का मास फिक्स कर देंगे और दूसरे का मास अपने आप उसी रेशियो में फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन। मान लो हम नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, और फिक्स करके कितना कर दिया, फिक्स करके 14 कर देते हैं, 14 कर दिया, इसको भी 14 कर दिया, 14 कर दिया, 14 14। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इसका 14 किया, तो यहाँ पे कितना था 28, मतलब आधा किया है, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 था तो उतना का उतना ही रह गया, 14 है तो 14 रखा हमने, तो ये 16 का 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे 28 था, हमने 14 लिखा तो आधा कर दिया है, तो ये इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो इसका यहाँ पे फिर 14 कर दिया, तो इसका आधा है, इसका आधा है, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 28 था तो 14, तो ये इसका आधा है, तो इसका भी क्या कर देंगे 40, मतलब हाफ कर देंगे। अब ये मास ऑफ ऑक्सीजन का है। तो इस टेबल से हम लोग देखते हैं, अब देखो, अब जो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमको मिला, क्या मिला 8:16:24:32:40। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड कर दो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 से सब डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3
4 5। इसका मतलब ये क्या कह रहा था, मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम लोग को होल नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल 2 ले लिया हमने, ठीक है, एग्जाम्पल 2 ले लिया। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, एक में CO2 ले लिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब फिर वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे टेबल बना लिया, अब यहाँ पे मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका कार्बन कितना होता है 12, ठीक है, एक एक कार्बन है, 12 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब एक का हम लोग फिक्स कर देंगे। अब मान लो हम लोग फिक्स कर दिया ऑक्सीजन का, फिक्स, जैसे मान लो यहाँ हम फिक्स करते हैं ऑक्सीजन का, फिक्स कर दिया द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मैंने 16 रख दिया। तो ये 16 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो मैंने अब इसको भी 16 कर दिया, तो इसको मैंने आधा कर दिया कि नहीं कर दिया, हाफ कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब हाफ हो जाएगा। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो देखो अब रेशियो हमको किसका निकालना है, एक का फिक्स करना है, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, इस मतलब रूल में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट मिल के एक या एक से अधिक अगर कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर मैं एक एलिमेंट के मास के रेशियो को फिक्स करता हूँ, तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो तो हमने क्या फिक्स किया, ऑक्सीजन का फिक्स किया, और किसका मिल रहा है हमको, कार्बन का मिल रहा है ना। तो कार्बन का क्या हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12:6। तो ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 2:1 हो गया। तो ये हमारा लॉ यही कहता था। अब आते हैं हम लोग फोर्थ लॉ पे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको रिचर्ड सर ने दिया था। अब देखिए ये भी एक लंबा डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। मतलब दो एलिमेंट दे रखे हैं, इसको किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ अलग अलग हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन किया, ठीक है। द रेशियो इन विच, अब ये जो फिक्स्ड हमारा था, इस फिक्स्ड के जो हम लोग अलग अलग ले रखते हैं, इसका एक अलग अलग रेशियो होगा कि नहीं होगा, इसका अलग एक रेशियो होगा और इसका एक क्या होगा, अलग रेशियो होगा, ठीक है। इन विच दे डू विल सेम। अब ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो तो हो गया। अब ये दो जो डिफरेंट हम लोग एलिमेंट लिए थे, आपस में इसका अगर हम लोग कंबाइन कराते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो ये जो रेशियो हमको मिलेगा, हो सकता है ये जो रेशियो हमको मिल रहा है आपस में, जो दो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, उनका जो रेशियो होगा आपस में, हो सकता है ये जो हमारे एलिमेंट मिले हैं उसके सेम हो या इससे भी सिंपल हो जाए। इसका जो रेशियो हो, जो दो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लिए थे उसका रेशियो, ये जो दोनों कंपाउंड बने थे इन रेशियो के इक्वल हो या इससे भी सिंपल हो सकता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि H2 मैंने लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा मैं लेता हूँ S लिया, सल्फर ले लिया, एक ऑक्सीजन लिया। अब मैं कह रहा हूँ
कि हाइड्रोजन है तो इसका मैंने फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हमने, एक सल्फर लिया, एक दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का मास इसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका कितना होता है, इसका कितना हो जाएगा, इसका देखो 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। बोलिए इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसका इससे कंपाउंड बनाऊं तो H2S बनता है कि नहीं, H2S गैस, तो 2:2 कितना हो जाएगा, 32। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या था, H2S का। अब इन दोनों के बीच भी क्या बनता है, H2O बनता है। H2O बनता है कि नहीं बनता है, H2O बनता है। अब हाइड्रोजन का 2 ग्राम है तो 2:16, तो ये इसका सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, अब इन दोनों के बीच हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं जनरली इसमें 32 ग्राम दे रखा है, यहाँ पे 60 ग्राम दे रखा है, तो इसका जो रेशियो हमारा मिल रहा है, अगर ऐसे जनरली देखें तो ये क्या मिल रहा है, इसका मिल रहा है 32 कितना, 16, दैट इज 2:1। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अब देखो 2:1 का रेशियो मिल रहा है, 2:1 का मिल रहा है, तो ये जो हमारा रेशियो मिल रहा है, लेकिन हम लोग जैसे बनाते हैं, ये तो एक सिंपल हमको रेशियो मिल गया, सिंपल मिल सकता है, लेकिन जो हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि इससे भी सिंपल बन सकता है। जो हमारा ये मिल रहा है 2:1 का रेशियो, ये तो ऐसे जो इसका मास का रेशियो हमने निकाल लिया, लेकिन इसका अगर मैं कंपाउंड बनाऊं या तो इसके बराबर या इससे सिंपल, जैसे मान लो इसको हम लोग बनाते हैं तो क्या बन जाता है, SO2। SO2 एक कंपाउंड बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 32, इसका भी कितना हो जाएगा, 32, तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:1। अब देखो कितना सिंपल हो गया, 1:1 का रेशियो बन गया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में ये जो लॉ है वो ये कहता है कि मान लो अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, 2 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लिया हमने, 2 एलिमेंट, एक ऑक्सीजन लिया, एक सल्फर ले लिया। अब इनका वेट है, अलग अलग वेट है। अब ये किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट के वेट से कंबाइन करते हैं, तो इनका और इनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। सिमिलरली इनका और इनका फिक्स्ड रेशियो होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारा दोनों एलिमेंट है, इसको आपस में जो हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, तो इन दोनों के वेट का जो रेशियो है, जैसे सल्फर का कितना है 32 और इसका कितना है 16 है, तो इन दोनों का रेशियो 2:1 है। तो हो सकता है इन दोनों का जो रेशियो है 2:1 मिल रहा है, इसके बराबर हो या इससे क्या हो जाए, इससे सिंपल भी हो सकता है, जो कि हमारा ये क्या आ गया, 1:1 आ गया। अब मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, तो चलिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ले लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या लिया, एक हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं और दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिया और एक कार्बन ले लिया। इसका मास हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये पता ही है हमको 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। इन दोनों के बीच कंपाउंड बन रहा है CH4, तो इसका कितना हो जाएगा 12:4। इसका कितना ग्राम ले लिया हमने, 4 ग्राम, तो ये 4 ग्राम हो गया। इन दोनों के बीच हमने कंपाउंड बनाया CO2, तो CO2, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, 16 × 32 ग्राम। अब देखो इसका देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। इसको मैं रेशियो लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 12:32। अब देखो ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:32। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1:8। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के बीच कंपाउंड बनाऊँ तो क्या बनेगा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, H2O बन गया मेरा। अब H2O बन गया
तो ये इसका मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। तो ये कितना है 2:16, सिंप्लीफाई किया 1:8 हो गया। ये रेशियो और ये रेशियो सेम है कि नहीं सेम है। मीन्स अगर दो डिफरेंट एलिमेंट को एक तीसरे एलिमेंट जिसका मास क्या है फिक्स है उसके साथ हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं, तब तो जो ये दो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट है आपस में जब हम लोग कंपाउंड बनाएंगे तो उसका जो रेशियो उसके मास का था, जैसे 4 ग्राम इसका था, 32 ग्राम इसका था, तो इसका कुछ न कुछ रेशियो आया कि नहीं है। तो हो सकता है ये रेशियो कंपाउंड बनाने के बाद जो कंपाउंड बना है उस रेशियो के इक्वल हो जाए या उससे सिंपल हो जाए। तो इस केस में क्या है, इक्वल है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ लॉ पे, जो गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का है, जो गैसों के लिए दिया गया है, उसके वॉल्यूम के लिए दिया है। अब एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर द एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है और कोई दो गैस दे रखे हैं, तो उन दोनों गैसों को आपस में अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, अगर जो तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, तो ये जो रूल कहता है कि इन तीनों का रेशियो, मतलब जो दो गैस या दो से अधिक जो गैस ले रहे थे, इन दोनों का रेशियो तीसरे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तीसरे के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेशियो मिलेगा वो सिंपल फॉर्म होगा। यही इसके कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, H2 + Cl2 gives 2HCl। अब आप देख रहे होंगे इसमें इसका वॉल्यूम कितना है 1, इसका भी कितना है 1, इसका वॉल्यूम है 2, तो इसका वॉल्यूम 1 है, इसका भी 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। अब इन तीनों का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, H2:2Cl2:2HCl। तो इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो गैसेस लिए हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और तीसरा भी क्या बन गया, गैस बन गया। तो इन तीनों का जो रेशियो होगा यानी प्रपोर्शन होगा, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है ना, यही ये लॉ कहता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल है, देखो दूसरा एग्जांपल लिया 2H2 + O2 gives 2H2O। अब आप यहाँ खुद देखो, इसका कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। अब इन तीनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H2:O2:H2O, H2 क्या हो जाएगा 2:1:2। ये जो हमारा रेशियो आ गया, क्या आया, सिंपल रेशियो आया कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:2। किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, नाइट्रोजन
हाइड्रोजन इज टू NH3 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पांचों ला समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हेलो, अरे एक बात तो कहना भूल ही गया भाई। देखिए, ये जितने 5 ला हमने पढ़ाए हैं, इन सारे का आपको PDF में, मतलब एक लिंक में मैं इन सारे का PDF दे दूंगा। आप लोग वहाँ से डेफिनेशन लिख लेना और एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।